बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कैफियत। जख्म का कोई निशान नहीं और तकलीफ की कोई इंतहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं ज़ोहरा फरक हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल दर्द दिल की तूं दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं दर्द दिल की तूं दवा। ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। तो अपनी रिश्तेदारी पक्की समीन मैडम? एलियार ने शरारत से एक हाथ स्टेयरिंग से हाथ हटाकर उसकी तरफ बढ़ाया। समीन ने बस आंखों के इशारे से ही हाँ में जवाब दिया था। एलियार ने हंसकर अपना हाथ फिर से स्टेयरिंग पर रख लिया। चलो आज इसी रिश्तेदारी के पक्के होने पर तुम्हें शाही नाश्ता करवाता हूँ। कार की स्पीड बढ़ाते हुए उसने समीन की तरफ देखा भी। हाँ, अगर मजाक से दिल भर गया हो तो चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बेतकल्लुफी से कहने पर एलियार पूरे सुकून से मुस्कुराकर कार रोड पर दौड़ाने लगा। लैपटॉप पर कुछ लिखते हुए फाइक साहिब की उंगलियां जैसे थक सी गई थी। लैपटॉप टेबल पर रखकर उन्होंने सर सोफे की बैग से टेक दिया। बालकनी की तरफ का ग्लास डोर खुला हुआ था और पर्दे खिसके हुए थे। उनकी निगाहों ने बालकनी से नजर आते बैरूनी मंजर को देखा। शाम के साए अब धीरे धीरे गहरे हो रहे थे। वो अपनी जगह से उठकर कमरे की बालकनी की तरफ चले आए। हर बार की तरह शाम होते ही सालों से सीने में दबा गुब्बार और भी ज्यादा भरने लगता था। बेचैनी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि बंद कमरों से उन्हें वहशत होने लगती थी। इसीलिए वो ताज़ा हवा के लिए कमरे के पुरसकून माहौल से बालकनी की तरफ चले आए। बालकनी में आते ही वो धीरे धीरे चलकर लॉन की तरफ लगी रेलिंग के पास आ गए। गहरी गहरी सांसें लेकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। यहाँ से वहां तक फैला आसमान इस वक्त तारीकी में ढलने वाला था। उन्होंने सीने में दर्द सा उठता महसूस किया। उनके सीने में जो राज दफन थे वो अब सारी मसलहतों को तर्क करके बाहर आकर तबाहियां मचा देना चाहते थे। मगर इस तूफान फिर से उनकी ही जिंदगी में तबाही ला सकता है और इसी मजबूरी ने उनके होंठों पर कुफल लगा दिया था। सीने में छुपे दर्द ने तकलीफ दी तो उन्होंने अपने सीने को मसला था। आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और अपने पैंट के पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला। कुछ ही देर में वो सिगरेट मुंह से लगाए गहरे गहरे कश ले रहे थे। उन्होंने फिर से नीचे लॉन की तरफ निगाह दौड़ाई। चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए उनकी निगाह लॉन में एक तरफ खेलते दौड़ते बच्चों और एलियार पर पड़ी। एलियार बच्चों के साथ मिलकर फुटबॉल खेल रहा था। उन्हीं के साथ बच्चा बना इधर उधर दौड़ता और बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। फाइक साहिब के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इन लोगों को बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देखते देखते उनकी निगाह लॉन में आती समीन पर टिक गई। दूर ही से कुछ बोलती वो इन लोगों की तरफ भाग रही थी। गौर से समीन को देखते हुए उन्हें पहली बार वो बहुत ही खुश लगी। हाथों में शायद उसने बच्चों के खाने के लिए कुछ लिया हुआ था। वो इसीलिए उनको बुला रही थी। उन्हें हैरत का झटका तब लगा था जब वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए जाकर बच्चों के पास गई और एलियार ने बड़ी बेतकल्लुफी से उसके हाथों से प्लेट उचक ली। बजाय नाराज होने के वो हंसते हुए एलियार से कुछ कह रही थी। समीन को उन्होंने कभी भी एलियार के साथ इस बेतकल्लुफी से बातें नहीं करते देखा था। उनकी हैरत में और भी इजाफा हो गया जब एलियार और समीन एक दूसरे के पास कुछ फासले पर लॉन चेयर घसीट कर बैठ गए। समीन की मुस्कुराहट, एलियार का सरशार चेहरा, फाइक ये एक टक इधर ही देख रहे थे। इन दोनों की दोस्ती देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा अभी कुछ दिनों पहले इन दोनों के बीच बात भी ब्रायन नाम की होती रही होगी। एलियार झुक झुक कर उसके कान के पास कुछ कहता और समीन अपनी खिलखिलाहट रोक नहीं पाती। फाइक को यकीन था एलियार बहुत जल्द समीन को अपनी दोस्त बना लेगा, मगर इतनी जल्दी एलियार उससे दोस्ती कर लेगा उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। दोनों एक साथ बैठे उन्हें किसी की बड़ी शिद्दत से याद दिला गए थे। आंखों में बहुत कुछ जलने लगा। वो इसी तरह खोए रहते तभी कानों में अपने मोबाइल की रिंग की आवाज पड़ी थी। इन दोनों को देखते देखते ही मुड़कर दोबारा कमरे में आ गए। बेड के पास ही साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। मुबीन कॉलिंग हो रही थी। हाँ बोलो मुबीन। अपने कान से मोबाइल लगाते ही वो संजीदगी से बोलकर फिर से बालकनी की तरफ चले आए।
लोन का मंजर अब भी वही था जैसा वो छोड़ कर गए थे। आदिल और आकिब अब वहां नहीं थे और वो दोनों दुनिया से बेखबर खुद में गुम थे। मुबीन से बातें करते हुए वो लगातार इधर ही देखे जा रहे थे। रूम का दरवाजा खोलते ही निगार ने सबसे पहले रूम में फाइक को ढूंढा था। वो कमरे में दिखाई नहीं दे रहे थे मगर उनकी आवाज बालकुनी से आ रही थी। निगार आहिस्ता कदमों से बालकुनी की तरफ भाग रही थी। अच्छा मुबीन, बाद में बात करता हूँ। उनके आने की खबर फाइक को हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने लम्हों में ही बात खत्म कर दी। निगार बस उन्हें देख कर रह गई। कोई काम था तुमको? मोबाइल कान से अलग करते हुए मुड़कर निगार के चेहरे को देखते हुए उन्होंने सवाल पूछा था। डिनर पर कब जाना है? इसलिए पूछने आई थी। वो बोलती वहीं आकर खड़ी हुई जहां से नीचे लॉन का नजारा दिखाई दे रहा था। निगार की पहली ही नजर अभी तक एक दूसरे के करीब बैठे बातें करते समीन और एलियार पर पड़ी थी। कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो गई है इस लड़की से एलियार की? इससे पहले कि वो कुछ बोलती फाइक बोल उठे। एलियार की तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, लगता है समीन की दोस्ती अब एलियार से ज्यादा हो गई है। निगार अंदर ही अंदर सुलग उठी थी मगर ऊपर से वो बिल्कुल लाताल्लुकी दिखाते हुए लापरवाही से बोली थी जैसे इन दोनों की दोस्ती होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती किसी की भी तरफ हो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप एली से कह दे इस लड़की से दूर रहे। वो इसी संजीदगी से उनके चेहरे को देखते हुए उनके चेहरे को जांच रहे थे। आप क्यों नहीं कह देते अपनी बेटी से कि आपको ये सब नहीं पसंद? निगार ने मुड़कर बहुत ही तंजिया अंदाज में उन्हें देखा। तुमने देखा है उसे बातें करते हुए मुझे? इस बार कहकर वो रुके नहीं, तेज कदमों से चलकर बालकनी से रूम में आ गए। सोफे पर बैठकर उन्होंने दोबारा अपना लैपटॉप खोल लिया। निगार भी उनके पीछे रूम में चली आई। आपको समीन से कहने में क्या परेशानी है? आफ्टर ऑल आपकी बेटी है वो। निगार चुपती हुई नजरों से उन्हें देख रही थी। निगार को दूसरों के जख्मों को कुरेदने में न जाने क्या मजा आता था। फाइक ने जलती नजरों से उन्हें देखा। वो मेरी कोई नहीं लगती, उन्होंने काफी सर्द अंदाज से उनको देखकर कहा। लगती कुछ नहीं है और इस घर में बड़े शौक से लाकर बैठा दिया। उनकी तंजिया बातें इस बार फाइक ने जोर से लैपटॉप बंद किया था। तुम्हें एतराज किस बात पर है, यहाँ लाने पर या एलियार से दोस्ती पर? बहुत ही चुपता हुआ सवाल था उनका। एतराज? माई फुट, वो रहे ना रहे। निगार तरुख कर जवाब देती मुड़कर अलमारी की तरफ भाग गई। फाइक करवाहट से मुस्कुरा दिए। जानते थे निगार कितनी बेबस थी उनका हर फैसला मानने के लिए। जैन ने उनके पर जो काट दिए थे सारे इख्तियारात फाइक को सौंप कर। तुम्हें एतराज हो या नहीं, समीन इसी घर में रहेगी। बस तुम एलियार को समझा दो उससे दूर रहे जितना मुमकिन हो। बड़े सुकून से निगार से कहकर उन्होंने फिर से लैपटॉप खोल लिया। और जैसे वो मान जाएगा, उसे तो हमदर्दी का भूत चढ़ा रहता है और आपकी बेटी को तो दूसरों की हमदर्दी हासिल करने का बड़ा हुनर आता है। निगार उसी जहरीली आवाज में बोली और फाइक बस उनकी पुश्त को घूरते खुद पर कंट्रोल कर रहे थे। एलियार से कह दे कि डिनर पर चलना है। अचानक से उनसे कहकर वो मोबाइल उठाकर देखने लगी। निगार ने मुड़कर फाइक को देखा। डिनर पर जाने के लिए, वो भी एली से? आपको मालूम है वो कितना भागता है पार्टियों से? निगार लापरवाही से कहकर अपना ड्रेस चेक करने लगी जो आज की शाम उन्हें पहनना था। तुम कह दो मैंने कहा है, इनकार नहीं करेगा एली। फाइक कहकर मोबाइल में जरूरी मैसेजेस चेक करने लगा। निगार सर झटक अपनी ज्वेलरी वगैरह सिलेक्ट करने में लग गई। छोटे साहिब, आपको बड़े साहिब और मैडम बुला रही हैं। एलियार अपने कमरे में बड़ी बेदिली से तैयार हो रहा था। मुलाजिम फरमान लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। मुलाजिम के अपना बुलावा पहचाने पर एलियार ने झंझलाकर पहले मुलाजिम फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। कह दो आ रहा हूँ। ये अच्छी जबरदस्ती मचा रखी है मम्मी डैड ने। जब मालूम है मुझे नहीं पसंद फिर भी ऑर्डर दे डाला। तुम्हें चलना है, तुम्हारे ही इजाज में डिनर है। इन लोगों को मालूम नहीं आज का दिन मेरे लिए कितना अहम है, मगर इसमें ये बेहुदा पार्टी घुस गई। वो शर्ट के कफ लिंक्स भी बंद कर रहा था और लगातार बुरबुरा भी रहा था। बेजारी सिर्फ उसके चेहरे से ही नहीं उसके हर अंदाज से जाहिर हो रही थी। बालों में ब्रश फेरते हुए वो दिल ही दिल में अपना प्रोग्राम चौपट होने पर झंझला रहा था। मैं कह दूं भरे साहिब से आप आ रहे हैं? सब सुनते मुलाजिम ने अदब से पूछा। नहीं, कह दो कि छोटे साहिब की जगह पर मैं खुद चल रहा हूँ। उसकी झंझलाहट भरे जवाब पर मुलाजिम ने ताजुब से सर उठाकर उसका चेहरा देखा। एलियार अपना कोट बेड से उठाते हुए मुलाजिम का चेहरा देखकर हंस पड़ा। मुलाजिम अब इत्मीनान से मुस्कुरा दिया, अपने छोटे साहिब के मजाज से आशना जो था।
तुम सच में यार मेरी जगह चले जाओ। इस बार मुलाजिम को हंसी आ गई। छोटे साहिब की पार्टियों वाली बेजारी सबको पता थी। सबको मालूम है कि मुझे पार्टियों से नफरत है, मगर मम्मी डैड को नहीं। एलियार बेड पर बैठकर जूते पहनने के साथ बार बार झंझला रहा था। छोटे साहिब तो जाकर कह दूं ना आप आ रहे हैं? मुलाजिम ने फिर से पूछा। कह दो मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। कोट पहनता हुआ वो जल्दी जल्दी अपना मोबाइल वगैरह उठाकर चेक करने लगा। अंदाज बहुत मसरूफ सा था। अभी उसे जाते जाते समीन से भी मिलकर जाना था, इसलिए 10 मिनट कहा। मुलाजिम सर हिलाता वहां से चला गया। एलियार ने सारी चीजें अपने कोट के पॉकेट में रखकर एक बार फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा। दिल ही दिल में सब ठीक का सिग्नल देकर परफ्यूम उठाकर स्प्रे किया। अपने कमरे से निकलकर वो तेजी से कॉरिडोर पार करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। अभी वो ऊपरी सीढ़ियों पर ही था कि सीढ़ियों से ऊपर आती समीन ने मुस्कुराकर एलियार को देखा। उसे देखकर एलियार के भी कदम ठहर गए, होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम जा रहे हो? समीन की निगाहें बार बार उसके चेहरे पर ठहर जा रही थी। बड़ी तैयारी के साथ पार्टी में जाया जा रहा था। ना जाने क्यों से इतना नक्शा सा तैयार देखकर समीन के दिल में जलन का एहसास जागा। एलियार अपने और समीन के दरमियान बिछी 4 सीढ़ियों को भी फलांगता हुआ समीन के मुकाबिल में आकर खड़ा हो गया। अब समीन उससे बस एक सीढ़ी के फासले पर खड़ी थी। जी जा रहा हूँ, तुम डिनर कर लेना और बड़ी माँ की तरफ ही रहना। यहाँ अकेले में तुम्हें डर न लगे। जब तक कोई आ ना जाए उधर ही रहना। समीन के चेहरे की तरफ देखते हुए वो नरमी से हदायत कर रहा था। समीन ने नाक चढ़ाकर उसकी हदायत सुनी। नाक सही करो अपनी और मेरी बात मानो। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक? एलियार के कहने पर समीन ने इस बार मुंह टेढ़ा किया। मुझे डर वर नहीं लगता, मैं आराम से यहाँ अकेले आकर सो जाऊंगी। तुम जाओ, सबको दिखाओ खुद को। रेलिंग से टेक लगाए वो बड़ी तपी तपी नजरों से उसे देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी मुंह दिखाई है क्या जो मैं सबको दिखा कर आऊं? एलियार ने इस बार मुंह बनाकर खुफगी से कहा। मुझे क्या मालूम, हो भी सकती है। भला इतना तैयार होकर क्यों जाएगा? कोई मुंह दिखाई वगैरह ही होगी। सीढ़ियों की रेलिंग से लगकर हिलते हुए बड़े तपे तपे अंदाज में कहा गया। गौर से समीन को देखते हुए एलियार के होंठ गोल हुए, फिर अपने होंठों को दबाकर जैसे मुस्कुराहट दबाई। तुम कहो तो नहीं जाऊं? उसने रेलिंग पर अपने हाथ रखकर समीन की तरफ खुद को झुकाया था। आंखों की चमक में और इजाफा हुआ। तुम्हारी अपनी मर्जी, मुझे क्या? निगाहें चुराते हुए लापरवाही दिखाई, वरना उसके इस तरह करीब होने पर दिल बेहंगम आवाज में धड़का था। मेरी मर्जी होती मैडम तो कभी नहीं जाता, मगर हमारे वालिद साहिब का हुक्म है। अफसोस भरी सांस भरकर वो फिर से सीधा हो गया। समीन ने पलकें उठाई। मगर इतना तैयार होकर क्यों जा रहे हो? समीन के लबों से फिर से वही निकला। ना जाने क्यों से बुरा लग रहा था कि वो किस लिए इतना बन संवर कर जा रहा था। अभी जाकर लॉन में पलटियां खाकर मट्टी से कुश्ती लड़कर दोबारा आकर तुम्हें दिखा देता हूँ, ताकि तुम्हें गंदा संदा सा लगूं और तुम कहो हाँ अब परफेक्ट लग रहे हो। बस खुश? वो अपनी मुस्कुराहट छुपाए वो शरारत से बोलकर उसे तपा चुका था। ये तो नहीं कहा मैंने। समीन फौरन बुरा मान गई। मतलब तो यही निकलता है, एक आम सा कोट पैंट पहना है, थोड़े बाल शाल बनाए हैं, और क्या किया है? अब मैं तुम्हारे जितना हसीन तो हूं नहीं, 10 दिन भी ना नहाऊं और वैसा ही हसीन लगूं। उसकी फराटे से चलती जुबान पर समीन ने इधर उधर उसे मारने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की। वापस आने दो, किचन से छुरी लाकर दूंगा, मार लेना। उसकी शरारत समीन ने पैर पटक कर ऊपर जाना चाहा। एलियार ने फौरन उसके आंचल का कोना थाम लिया। समीन तेजी से पलटी थी। तुम नाराज हुई तो मैं जा नहीं सकूंगा। वो जब इतनी मोहब्बत से बोलता था, समीन सारी नाराजगी भूल जाती थी। अब भी उसके होंठ मुस्कुरा दिए। ऐसा करो तुम भी चलो, फिर कोई मेरी मुंह दिखाई करे, इससे पैसे वसूल लेना। उसके दुपट्टे को छोड़कर वो फिर से मजाकिया अंदाज में उसे देख रहा था। हाँ, अब यही काम तो रह गया है मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। होंठ टेढ़ा करके फिर से उसके बराबर ही रेलिंग से टेक लगा ली। क्यों नहीं जाना? सच कह रहा हूँ, साथ चलते हैं, डैड से मैं बात कर लेता हूँ। एलियार के कहने पर इस बार समीन कुछ नहीं बोली, बस अपना चेहरा झुका लिया। ये एकदम से चेहरा क्यों मुरझा गया? नहीं ले जा सकता क्या मैं? एलियार ने जैसे उसके एहसासात पढ़कर फौरन प्यार से पूछा। मैं उदास नहीं और मुझे पार्टियों वगैरह में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं। तुम ही जाओ और सवाब कमाओ। उसके इस तरह मुंह बनाकर बोलने पर एलियार इस बार खुलकर हंस दिया।
सवाब तो बस तुम्हारे साथ आकर कमाना है। अभी जाता हूँ वरना बाहर कयामत आ जाएगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना और डरना घबराना मत, मैं जल्दी आऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। उसकी बात पर यूं ही हंसते हंसते वो फिर से उसे जल्दी जल्दी कहते हुए बाकी बची सीढ़ियां उतर गया। अल्लाह हाफिज समीन के होंठों से भी बेआवाज निकला था। वो तब तक वहीं खड़ी रही थी जब तक वो उसे नजर आता रहा था। अपनी समीन के आ जाने से घर में कितनी रौनक हो गई है ना। बड़ी माँ के पास बैठी समीन की तरफ देखकर नीलम ने बहुत ही प्यार से कहा था। होंठों पर मुस्कुराहट, खिले खिले चेहरे पर समीन अब बहुत खुश रहने लगी थी। उसका रवैया सबके साथ बिल्कुल बदल गया था। वो गैरियत, वो बेगानगी, तकल्लुफात सब जैसे कहीं खो गए थे। सबके साथ ऐसे हंसती बोलती जैसे बरसों से यही रह रही थी। बड़ी माँ ने प्यार से पास बैठी समीन के सर को सहलाया। हम तो हैं ही ऐसे, जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक लग जाती है। समीन फखर से गर्दन अकड़ा कर बोली, बेटियां तो होती ही घर की रौनकें हैं, जहाँ रहती हैं वो घर सजा देती हैं। बड़ी माँ ने इस बार उसे प्यार से खुद से लगा लिया। वो अभी छोटी बच्ची की तरह उनसे लिपट गई। ये देखकर नीलम मुस्कुरा दी। देर ही सही उसने इन लोगों को अपना मान तो लिया। समीन को बदलने में एलियार की कोशिशों का ही हाथ था। सही कह रही हैं आप बड़ी माँ, समीन के आ जाने से मुझे कितना सुकून मिल गया है, मैं बता नहीं सकती। वरना कौन था मुझसे बात करने वाला। सोफे पर पैर उठाकर आलती पालती मारकर बैठी नीलम ने सामने टेबल से ड्राई फ्रूट्स की प्लेट उठा ली। मजे से ड्राई फ्रूट्स खाती हुई वो इन दोनों को देख रही थी। क्यों, भाई नहीं थे क्या बात करने को? इस बार समीन ने शरारत से उन्हें देखा। तुम्हारे भाई को फुर्सत है बात करने की? उनका मुंह बना। जब देखो बिजनेस में बिजी। वो तो कहो घर में एलियार था, वरना मैं तो बात करने को भी तरस जाती। उनकी जल कर कहने पर समीन बस हंसी थी। सही कह रही है नीलम बेचारी, किससे बात करती। साकिब काम में लगा रहता है, बच्चे स्कूल या ट्यूशन, निगार घर में कम ही टिकती है और मेरी तो ज्यादा बात करने की आदत नहीं। रह गया एलियार तो मेरा बेटा वाकई सबका ख्याल रखता है। घर की असली रौनक तो वही है। वो नहीं होता तो घर खाली खाली लगता है, जैसे आज लग रहा है। बड़ी माँ का हर लफ्ज मोहब्बत में गंदा हुआ था। समीन और नीलम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। एलियार उनसे वालहाना मोहब्बत की सबको खबर थी। दादो अब भी आप उफो को रौनक कह रही थी, अब चाचू को, फिर असली रौनक कौन हुआ तब? इतनी देर से गेम खेलते आकिब के कान इधर ही लगे थे। उसने अपना बोलना फर्ज समझा था। नीलम के साथ समीन भी जोर से हंसी थी। असली रौनक है आकिब और आदिल, तुम लोगों से ही तो मेरे घर में खुशियां हैं। फरत मोहब्बत से बड़ी माँ ने आकिब को खींच कर गले से लगा लिया। वो भी अपनी दादो के गले में बाहें लपेट कर उनसे लिपट गए। दादो मुझे भी आपके पास आना है। अब आदिल साहिब कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो भी दादो की गोद में चढ़ने के लिए सारे गेम वेम छोड़कर उनकी गोद में जगह बनाने लगे। बड़ी माँ ने झट से उसे भी गोद में ले लिया। समीन उठकर नीलम के पास आकर बैठ गई। आप भी चली जाती पार्टी में, तफरी हो जाती आपकी। समीन उन्हीं की तरफ सोफे पर पैर समेटकर कुशन उठाते हुए सादगी से बोली। कुशन गोद में रखकर नीलम के पास रखी प्लेट्स से काजू उठाकर मुंह में डाला। नहीं गई, इसकी वजह खुद मालूम हो जाएगी। तुम्हें और तफरी क्या खाक होती वहां जाकर। नीलम ने ड्राई फ्रूट्स चबाते चबाते मुंह में बनाया। क्यों, भाई के साथ तफरी नहीं होती आपकी? प्लेट्स से चुन चुन कर काजू निकालते हुए उसने भूमे उठाकर नीलम को देखा। तुम्हारे भाई के साथ बस दिमाग खराब हो सकता है और कुछ नहीं। नीलम बहुत जल कर बोली थी। समीर ने बड़ी माँ की तरफ देखा, उनकी बातें नहीं सुन रही थी, बच्चों के सवालों के जवाब देने में लगी हुई थी। अब ऐसा क्या कर दिया भाई ने जो आप इतनी खफा हैं? मुंह में सारे काजू एक साथ भर कर बामुश्किल पूछा। उन्हें खफा करने के अलावा कुछ और आता है? नीलम ने और गुस्से से बादाम चबाया, जैसे बादाम नहीं साकिब को चबा रही हो। अब ऐसा तो मत बोले, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे। जल्दी जल्दी मुंह चलाते हुए उसने निगल कर अपनी बात पूरी की। शोहरों की मोहब्बत पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। अपना मतलब हो तो उनसे भरकर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, और बाकी वक्त तो बस। उन्होंने सर हिलाया और फलसफा बिगाड़ कर बात अधूरी छोड़ दी। आज लगता है भाई बेचारे ने ज्यादा ही आपको नाराज कर दिया है। समीर ने अपनी हंसी दबाते हुए उनको देखा। नीलम जब भी साकिब से लड़ती यूं ही शोहरों की कौम से नाराज हो जाती थी। तुम्हें लगता है तुम्हारे भाई बेचारे हैं? नीलम की भूमें तन गई। नाक फुलाकर समीर को देखा। नहीं नहीं, वो क्यों बेचारे होंगे? मेरे मुंह से ऐसे ही फिसल गया। समीर ने जैसे उनके गुस्से से घबराने की एक्टिंग की। एलियार की दोस्ती में तुमने भी उसकी तरह ड्रामेबाजियां सीख ली हैं।
भाभी ने इस बार उसके पैर पर बहुत जोर से मारा। वो तो कहो उसकी गोद में कुशन था, वरना बड़ी जोर की चीख निकलती समीन की। वो बस हंसती रही थी। हंस लो, जब शादी होगी ना तो समझ में आएगी मैं क्या कहती थी। उसके हंसने पर नीलम ने झूठी नाराजगी दिखाई। पुप्पो की शादी हो रही है मम्मा, ना जाने कब बच्चे और बड़ी माँ उनकी तरफ मुतवज्जा होंगे। अब आदिल ने बड़े शौक से पूछा। जहाँ नीलम और बड़ी माँ की हंसी छोटी, वहीं समीन का मुंह बन गया। कोई शादी वादी नहीं हो रही है मेरी आदिल साहिब। आदिल को देखते हुए उसने कहा था। वो अपनी मासूम आंखों में चमक लिए अपनी पुप्पो को देख रहा था। शादी तो होनी ही है बन्नो रानी, एक दिन सबको रुखसत होना है। नीलम ने प्यार से उसकी टोड़ी छुई। मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। रूठी रूठी जमीन को देखकर बड़ी माँ मुस्कुरा दी। जाना तो सबको पड़ता है, मगर इतनी जल्दी में तुम्हें भेजने वाली भी नहीं। हाँ, कुछ दिनों बाद अपनी प्यारी सी नंद के जैसा दुल्हा ढूंढूंगी। नीलम अब फुल मूड में आ गई। बड़ी माँ देखिए भाभी को। इस बार उसने मुस्कुराती बड़ी माँ की तरफ देखकर उनकी शिकायत की। क्यों छेड़ रही हो बच्ची को? उन्होंने प्यार से नीलम को टोका। मैं छेड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो। अच्छा बस करें, हो गया ना। उसने गुस्से से उन्हें टोका था। गालों पर लाली सी बिखर गई थी। बड़ी माँ और नीलम दोनों को वो बड़ी प्यारी लगी थी। समीन बेटा, आज इधर ही सो जाओ, वहां पर तो वो लोग ना जाने कब आए। बड़ी माँ ने मौजू तब्दील करके उससे प्यार से कहा। अभी तो नींद नहीं आ रही बड़ी माँ, लेकिन मैं अपने कमरे में जाऊंगी सोने के लिए, बहुत आजिजी से उसने कहा था। देख लो, डरना नहीं, नीलम भी बोली। अपने घर में डर कैसा? उसके बेसाख्ता जवाब पर बड़ी माँ बहुत ही खुश हो गई। तुम्हारे अकेलेपन की वजह से कह रही थी। चाहो तो मेरे कमरे में सो जाओ। बड़ी माँ उठते हुए बहुत नरमी से उसे देख रही थी। नहीं बड़ी माँ, इतनी मुश्किल से तो अपने कमरे में सोने की आदी हुई हूँ। आपके कमरे में नींद नहीं आएगी तो डिस्टर्ब होंगी आप। उसकी मासूम सी शक्ल पर उन्हें प्यार सा आया था। बेटियां कभी डिस्टर्ब नहीं करती पगली, तुम्हें जहां आराम हो वही सो जाओ। उसका सर थपक कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अपने कमरे की तरफ भाग गई। तकल्लुफ में तो नहीं कह रही हो ना? नीलम ने शक भरी नजरों से उसे देखा। जी नहीं, मेरा घर है, जहां चाहूं सो सकती हूँ। बस आदत है ना, अपना बिस्तर अपना कमरा। समीर ने इत्मीनान से उनकी गोद में पैर रखकर अपने पांव फैला लिए। ये अपना बिस्तर अपना कमरा वाली आदत छोड़ दो। मियाँ जी के कमरे में कैसे गुजारा होगा? उन्होंने शरारत से अपनी आंखों को नचाया। बस करें आप, वरना मैं जा रही हूँ। उनकी बातों से वो पैर समेट कर उठने लगी। अच्छा बाबा, बहुत हो गया, तुम बैठो तो। नीलम ने जल्दी से उसे फिर से अपने पास सोफे पर गिराया था। समीन मुंह बनाकर वहीं उनके पास बैठ गई। फिर दोनों को बातें करते हुए अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि आदिल अपनी आंखें मसलता नींद में झूमता भाभी की गोद में आकर चढ़ गया। मम्मा सोना है, सर उनके कंधे पर रखते हुए आंखों को बंद कर लिया। तुम पूछ रही थी ना पार्टी में क्यों नहीं गई, देख लो यही वजह है। आदिल के सर को प्यार से सहलाते हुए नीलम समीन को देखती हुई मुस्कुरा कर बोली। सोने लगता है तो आप छोड़ कर जाती। समीन ने कहने के साथ साथ एक तरफ से आदिल के नजर आते फूले फूले गाल भी छुए। उसने एहतजाज के तौर पर अपना सर दूसरे शाने पर रख लिया ताकि दोबारा पुप्पो ये हरकत ना करे। उसकी चालाकी पर वो जोर से हंस दी। छोड़ कर जाती और इसे किसी के पास नहीं रहता। सोने के वक्त भी बस मम्मा बड़ी माँ के पास तक नहीं रह सकता, सारी रात परेशान करता रहता है। इसीलिए तो तुम्हारे भाई से नाराज थी। मैं भी जाने को तैयार थी तो कहने लगे क्या करोगी वहां जाकर? साहिबजादे को लेकर मैं कहाँ हर जगह बेडरूम ढूंढता फिरूंगा जहाँ माँ बेटा आराम से खर खर करें। क्या फायदा वहां जाकर? ये काम यहाँ करो, वहां जाकर दोनों सूरत में मुझे ही अकेले पार्टी अटेंड करनी है। नीलम भाभी ने आदिल की पुश्त को थपकते हुए साकिब की पूरी बात दोहराते हुए अपने जले दिल के फुफोले अब फोड़े। समीन मुंह पर हाथ रखकर हंसते चली गई। दूसरे सोफे पर बैठा आकिब बस दोनों की शक्ल देख रहा था। हंस लो, खूब हंस लो, तुम्हारी बारी भी आएगी। नीलम ने मसनूई दुख से उसे देखते हुए दुखी बनकर कहा। अच्छा सॉरी, मुझे दे देती, मैं अपने आदिल को सुला लेती अपने पास। समीर ने तेजी से हंसी पर काबू पाकर आदिल को अपनी गोद में लेना चाहा। मुझे बस मम्मा पास सोना है। वो आधा सोया आधा जागा नीलम की गर्दन में अपनी छोटी छोटी बाहें कसकर उनसे और चिपक गया। समीर ने मुस्कुराकर अपने हाथ समेट लिए। जब तक नींद गहरी ना हो जाए कोई छू भी नहीं सकता, और अगर आंख खुल गई तो कयामत। हाँ, बस एक एली हो तो उसके पास आराम से रुक जाता है। वो बेचारा वहां जरूर
जरूरी मीटिंग के लिए गया है, कहाँ उसे डिस्टर्ब करती। वो सोफे से आदिल को कांधे से लगाए लगाए खड़ी हो गई। उसके पास तो हर दिल की दवा है, हर किसी को अपना आदी बना लेता है। वो जादूगर है जिसे दिलों को जीतना आता है। समीन एहलियार के बारे में सोचते हुए जैसे खोई थी। कहाँ खो गई समीन? मेरे रूम में सोओगी? नीलम के पुकारने पर समीन चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आ गई। नीलम आदिल को गोद में उठाए और आकिब का हाथ पकड़े उससे पूछ रही थी, जी नहीं, आप जाएं, आराम करें, मैं भी चलती हूँ। नफी में सर हिलाकर वो भी खड़ी हो गई। चलो ना, खूब बातें करेंगे। नीलम ने फिर से फोर्स किया और फिर साकिब भाई आकर मुझे कोसे। नहीं भाभी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मजाहिया अंदाज से कहकर उसने आकिब के बाल छुए। मम्मा, मैं पुप्पो के पास सो जाऊं? आकिब की बात पर समीन को हैरत भरी खुशी हुई थी। बड़े तो बड़े, बच्चे भी कितना उससे प्यार करते थे। तुम मेरे पास सोओगे तो पुप्पो को बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आकिब का हाथ थामकर वो खुशी से चहकी, लेकिन पुप्पी को परेशान मत करना। नीलम ने प्यार से आकिब को नसीहत की। वो सर हिलाता समीन का हाथ पकड़ चुका था। समीन खुशी खुशी उसके हमरा अपने पोर्शन की तरफ आ गई। इधर सारे मुलाजिम अपना काम खत्म करके जा चुके थे। समीन आकिब से बातें करते हुए अपने कमरे की तरफ भाग रही थी। पुप्पो, चाचू के कमरे में चले। सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा था, मगर जैसे ही एहलियार के कमरे का दरवाजा नजर आया, आकिब मियां की नीयत डोल गई। एहलियार के कमरे के दरवाजे को देखते हुए सर उठाकर समीन की तरफ देखा। आपको मालूम है ना, बिना परमिशन के किसी के रूम में नहीं जाते। समीन ने ठहर कर उसे प्यार से समझाया। आई नो, बट ये रूम तो चाचू का है। चाचू हमेशा बोलते हैं बिना परमिशन के आकिब जब चाहे आ सकता है। चाचू के रूम में आने की परमिशन की जरूरत नहीं। पट पट रटा रटाया सबक समीन के गोश गुजार किया। हाँ, वो जब हो तब ना, अभी नहीं। समीन ने फिर से समझाने की कोशिश की। नहीं, चाचू बोले नहीं हो तब भी आकिब और आदिल आ सकता है। साकिब ने बहुत जोर देकर बताया। समीन लाजवाब सी हुई। तो आपको कहाँ है ना बेटा, मुझे नहीं ना। समीन ने जल्दी से बहाना ढूंढा। आप भी चलें, प्रॉमिस, चाचू बुरा नहीं मानेंगे, वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज पुप्पो, चाचू के कंप्यूटर पर बहुत अच्छे अच्छे गेम है। इस बार कहने के साथ साथ हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की। समीर ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। तुम मेरे साथ सोने के लिए आए थे ना? समीर को समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे उसकी जिद से बाज रखे। बस थोड़ी देर, आकिब इतनी मासूमियत से बोला कि समीन का दिल पसीजने लगा, मगर फिर भी एहलियार के कमरे में जाना उसे रोकने के लिए फिर से कोशिश करके बोली। वो रूम लॉक करके गए होंगे ना, हम कैसे जा सकते हैं? चाचू लॉक करके नहीं जाते। आकिब इस बार पूरा जोर लगाकर हाथ छुड़ाता भागकर एहलियार के रूम के पास चला गया और इससे पहले वो कुछ कहती वो नोक घुमा चुका था। देखा रूम लॉक नहीं। फखर से गर्दन अकड़ाकर आकिब दूसरे ही लम्हे में रूम के अंदर था। समीन मुंह खोले खड़ी देखती ही रह गई। बदतमीज, रूम लॉक करके जा नहीं सकता था। होश में आते ही सबसे पहले गायबाना एहलियार को कोसा, फिर उंगलियां चटकाते हुए वो पसोपेश में थी। उसके रूम में जाए या नहीं, आकिब को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसे राजी करके अपने कमरे में ले चलती हूँ, समीन सोचते हुए मरे मरे कदमों से एहलियार के रूम में आई थी। आकिब आधा धरा टेबल पर रखे घुटनों पर चेयर टकाए एहलियार को कंप्यूटर ऑन भी कर चुका था और पूरी दिलचस्पी से अब गेम खेलने में लगा हुआ था। आकिब चलो मेरे रूम में, सुबह स्कूल भी तो जाना होगा। समीन तेजी से मेज तक चलकर आई थी, साथ ही आकिब का बाजू पकड़ा। पुप्पो, कल मेरी छुट्टी है, मम्मा ने बताया तो था। आकिब ने अपना बाजू छुड़ाते हुए बताकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेंक दिया। आकिब, चाचू आ गए तो क्या सोचेंगे? वो परेशान हो चुकी थी उससे। कुछ नहीं, चाचू के साथ गेम खेलेंगे। उसे और भी हरी हरी सूझ रही थी। समीर ने दांत पीसे। आप चले मेरे रूम में, मुझे नींद आ रही है। समीर ने तहम्मुल से कहकर उसे उठाना चाहा, मगर वो इतना गपलू सा और कहाँ वो नाजुक सी, वो उसे हिला भी नहीं पाई। पुप्पो, मैं चाचू के साथ सोऊंगा। उसके पॉलिटिक्स के लीडर की तरह पार्टी बदलने पर समीन का मुंह खुल गया। दिस इज नॉट फेयर, आप मेरे साथ आए थे ना? उसकी शिकायत पर आकिब ने अपनी पुप्पो को देखा। ओके, बट आप पहले मुझे खेलने दे। उसके राम होने पर समीर ने शुक्र किया। अच्छा, बस थोड़ी देर। समीर ने नाचार होकर उसे देखा। उसने भी बस सर हिलाया था, सारा ध्यान गेम में लगा हुआ था। समीर गहरी सांस लेकर इस बार चारों तरफ देखने लगी। ये पहला मौका था कि वो एहलियार के कमरे में आई थी। कमरे को गौर से देखते हुए उसकी सारी घबराहट, सारी झंझलाहट खत्म हो गई थी। वो बड़ी दिलचस्पी से कमरे की सजावट को निहार रही थी।
जदीद तर्ज से सजा लाइट ब्लू शेड्स देता उसका कमरा बहुत ही नफासत और खूबसूरती का नमूना पेश कर रहा था। समीन आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हर तरफ घूमती आकर बेड पर बैठ गई। न जाने किस ख्यालों में वो ऐसा बेखुद हुई कि सब भुलाकर वो नरम बिस्तर पर गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि वो कमरे में न होते हुए भी मौजूद हो। दो गहरी गहरी रोशन चमकती आंखें उसे अपने जादू में जकड़ रही थी। समीन औंधे मुंह लेटी बस उसे सोचने लगी थी और उसे सोचते सोचते न जाने कब उसकी पलकें बोझल होकर बंद भी हो गई। समीन को पता भी नहीं चला। कार का हॉर्न बजा तो गार्ड ने हैरत से अपने छोटे साहिब की कार देखी। अभी तो इन लोगों के लौटने का वक्त नहीं था। इतनी जल्दी वापसी पर वो सोचता हुआ गेट खोल चुका था। एलियार तेजी से कार अंदर लाया और फिर कार अपनी मखसूस जगह पर खड़ी की थी। तेजी से उतरकर बैक डोर खोला और सीट से सारा सामान निकालकर सीधा अंदर चला आया। उम्मीद के मुताबिक नीचे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। डिनर पर उस तरफ कोई नहीं था तो मुलाजमीन भी अपना काम जल्दी खत्म कर चुके थे। हाथों में लिया सामान उसने सब किचन में जाकर रखा। समीन के बारे में सोचता हुआ वो सीढ़ियां चढ़ गया। अपने रूम की बजाय वो समीन के रूम की तरफ बढ़ा था, मगर तेजी से चलते चलते अपने रूम के सामने उसके कदम ठिठके थे। रूम का डोर आधा खुला हुआ था। उसे अच्छी तरह से याद था वो अपने रूम का दरवाजा बंद करके गया था। बस लॉक नहीं लगाया था, मगर दरवाजा बंद करते हुए ही गया था। मुलाजमों में किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी कि इस वक्त वो दरवाजा खोलकर अंदर जाए। बस सफाई के वक्त ही मुलाजिम उसके कमरे में होता था। बच्चे भी इस वक्त रूम में नहीं हो सकते थे। सब सोचते हुए वो अपने रूम में घुसा। पहली ही नजर आकिब और दूसरी निगाह अपने बेड पर हक से सोए वजूद पर निगाह पड़ते ही उसके होंठों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट आई थी। एतमेनान से वही खड़े खड़े अपना कोट उतारते हुए वो टेबल की तरफ बढ़ा जहां आकिब दुनिया फहम से बेखबर गेम में मस्त था। जान सकता हूँ आप यहाँ अपनी पुप्पो के साथ क्या कर रहे हैं? बहुत ही आहिस्ता आवाज से उसने आकिब के कंधे पर झुककर शरारत से कहा। आकिब ने चौंक कर पलटकर अपने चाचू को देखा। चाचू कहने के साथ ही गोद में भी आने की कोशिश शुरू। एलियार ने उसे कमर से थाम कर टेबल पर बैठा दिया और खुद उसके सामने चेयर पर बैठ गया। पहले आप बताएं यहाँ कैसे और आपकी पुप्पो को कैसे गवारा हुआ यहाँ आना? वो आकिब की नाक हिलाते हुए हल्की मगर खुशी से भरपूर आवाज में बोला। पुप्पो यहाँ सो गई? आकिब ने बेड की तरफ देखकर अपनी पेशानी पर हाथ मारा। एलियार ने चेयर घुमाकर अपने बिस्तर की तरफ देखा जहां वो इस वक्त कब्जा जमाए हुए थी। मुझसे कह रही थी नहीं चलो मेरे रूम में चलो, अब खुद ही सो गई, आप कैसे उन्हें उठाकर ले जाएंगे? आकिब को दूसरी ही फिक्र लाहक हो गई। एलियार ने दोबारा चेयर घुमाकर आकिब को देखकर अपनी हंसी दबाई। जैसे आपको लेकर जाता हूँ, मुस्कुराहट दबाकर उसकी नाक चुटकी में भरकर हिलाई। मैं तो छोटा हूँ, गोद में आ सकता हूँ। आकिब की आंखों में ताजुब था। पुप्पो भी तो मुझसे छोटी है। एलियार संजीदा बना। हाँ ऐसा तो है, आप तो उनसे हाइट में ज्यादा हो। आकिब के भोलेपन पर उसे हंसी आ रही थी। पुप्पो को नींद आ रही थी और हम। फिर उसने अलिफ से ये तक की पूरी दास्तान एलियार को सुना दी। वो बस मुस्कुराते हुए सब सुन रहा था। तो ले जाएं पुप्पो को उठाकर उनके रूम में, मैं आपके साथ बेड पर सोऊंगा। आकिब सब बताकर फिर वहीं पहुंच गया। मरवाना है क्या तुम्हें? एलियार उसकी नाक दबाता उठ गया। आप अभी गेम खेलो, आपकी पुप्पो को सोने दे। उसका सर सहलाकर उसने गेम की तरफ आकिब की तवज्जो करवाई। आकिब फौरन मुड़कर फिर से कंप्यूटर में बिजी हो गया। एलियार धीरे धीरे चलकर अपने बेड के पास आकर खड़ा हो गया। बेखबर सी वो सोई एक कयामत थी जिससे मुंह मोड़कर उसने आकिब की तरफ देखा था। आकिब गेम में बिजी था और महाल ही था कि उसकी तवज्जो इन दोनों की तरफ हो जाती। एलियार एक बार फिर सोई हुई समीन को देखते हुए झुका था। समीन को अनजाने से एहसास ने जैसे नींद से जगाया था। बहुत आहिस्ता से उसने अपनी पलकें खोली थी। आंखें खुलते ही जो मंजर उसने देखा था, उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। एक झटके से वो उठकर बैठी थी। वो यहाँ कैसे? ये तो एलियार का रूम था और वो उसके बेड पर। फिर उसे सब याद आने लगा। वो कैसे एलियार के रूम में आई और फिर यहाँ बेड पर बैठकर सो गई थी। अल्लाह मैं कितनी पागल हूँ, इस तरह सोते हैं? बुड़बुड़ाते हुए उसने इधर देखा जहाँ आकिब अभी भी आराम से गेम खेल रहा था। यानी अभी एलियार नहीं आया है, शुक्र है। उसने शुक्र मनाते हुए सर पर से अपना खुल चुका दुपट्टा खोलकर लापरवाही से एक तरफ कंधे पर डाला और वो तेजी से बेड से नीचे उतरी थी।
ابھی تمہیں بتاتی ہوں عاقب کے بچے، تھوڑی دیر کہہ کر نہ جانے کب سے لگا ہے، چلو اب میرے ساتھ ورنہ تمہارے تیز تیز بولتی سمین کے منہ سے بس چا نکلا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آتے ایلیار کو دیکھ کر باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تولیے سے بال رگڑتا وہ نکھرا نکھرا سا ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ سمین کی سانس اٹک گئی، وہ کتنی دیر سے ایسا مری پڑی تھی، اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ کب آیا، کب واش روم میں گھس گیا۔ سمین کو اس طرح کھڑے دیکھ کر ایلیار بھی اپنی جگہ تھم سا گیا۔ چاچو تو آ چکے تھے پھپھو، عاقب کی آواز نے دونوں کو ہوش میں لایا تھا۔ نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ اس کی طرف سے نگاہیں پھیر کر سادگی سے کہتا اپنے بال رگڑ رہا تھا۔ سمین نے تیز ہاتھوں سے شانوں پر پڑا دوپٹہ سر پر لپیٹا تھا۔ احساس شرمندگی اتنی تھی کہ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی، مگر پاؤں ایک جگہ جیسے جڑ کر رہ گئے تھے۔